ना संघर्ष ना तकलीफ तो ठाक मजा है जीने में, जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को देखेंगे सबसे पहले और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी सबसे पहले करेंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर लिखें और उस वीडियो से संबंधित जो भी मिस्टेक हो या अपना सुझाव हो वो भी ज़रूर दे और हम उस वीडियो में मतलब सुधार करने की कोशिश करेंगे। और ये आप एक ज़रूर काम करना। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 96। आज हमारा 96 है एपिसोड आ चुका है। तो इससे पहले आपने हमारा कोई भी आज पहली बार आए हैं तो चैनल पर तो वो पिछले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो भी आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट, और उसी प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियो को अलग अलग मंथ वाइज, जैसे मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 मंथ की मैंने मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप इनमें जाकर ये प्लेलिस्ट की मदद से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं और उनके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन कराए हैं। और उसके अलावा जो एडवांस फैक्ट बताया है ना, वो आपको यूट्यूब पर किसी के द्वारा नहीं बताया जाएगा। ऐसा एडवांस फैक्ट मैंने आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ प्रति वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सक्रिय हुआ ज्वालामुखी जिसका क्या नाम है, किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है कि हाल ही में एक सक्रिय ज्वालामुखी हुआ है, उस ज्वालामुखी का नाम है वो है किलाउआला। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वो है फॉकलैंड, ऑप्शन बी है वो है हवाई द्वीप, ऑप्शन सी है वो है बेरन द्वीप और ऑप्शन डी है वो है उपयुक्त सभी। मतलब इन तीनों स्थानों पर ये ज्वालामुखी जो सक्रिय हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में ये ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में और इसके अलावा जो अन्य ये ऑप्शन है इसके बारे में जानकर जाने वाले हैं। और देखेंगे आज इसी क्वेश्चन के अंदर विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से और कहाँ पर स्थित हैं वो। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसका जो फैक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, ये हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित हैं, यूएसए के अंदर। और ये यूएसए का एक मतलब कह सकते हैं प्रांत है। जैसे हमारे यहाँ भारत में राज्य होता है ना, ऐसे ही यूएसए के अंदर प्रांत होते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रांत है और यूएसए के अंदर प्रांतों की संख्या कितनी है, वो है 50 और 50 प्रांत है यूएसए के अंदर। ये आप सभी को ध्यान रखना है। जैसे मतलब भारत के अंदर स्टेट राज्य है ना, ऐसे यूएसए के अंदर प्रांत है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो इस ज्वालामुखी का नाम क्या है, वो है किलाउआ ज्वालामुखी। किलाउआ ज्वालामुखी है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें अब क्या हुआ है, इसमें एक हुआ है भयंकर विस्फोट हुआ है। तो इस विस्फोट के कारण ये सक्रिय हुआ है और इस कारण ये चर्चा में रही है। और इसके अलावा एक और ज्वालामुखी है, वो हवाई द्वीप में स्थित हैं। वो कौन सी है, तो वो है मोना लोआ ज्वालामुखी। तो मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, वो भी हवाई द्वीप में है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो क्वेश्चन इतना ही था। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर फॉकलैंड। तो ये फॉकलैंड कहाँ पर स्थित है वो भी देखने वाले हैं। फॉकलैंड, तो फॉकलैंड है, इसकी मतलब कहाँ पर स्थित है और इस पर वर्तमान अधिकार किसका है। एक तो हम देखेंगे इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और एक देखेंगे इस पर अधिकार कि इस पर अधिकार किसका है। तो ज्योग्राफिकल मतलब इसकी लोकेशन देखे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है यूएसए के थोड़ा सा पास में ही है।
मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आगे मैं मैप बताऊंगा तब ये मैप के अंदर आपको इसको मैं दर्शा दूंगा, ये कहाँ पर है फॉकलैंड वो बताऊंगा। पर इसका अधिकार किसका है? इंग्लैंड का है। इस पर अधिकार है वो इंग्लैंड का है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बैरन द्वीप। ये बैरन द्वीप क्यों है, जानकारी इसके बारे में जान लेते हैं। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, तो बैरन द्वीप है ना, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको ध्यान रखना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी आप सबको ध्यान रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बैरन द्वीप है, ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा अब मैं एक मैप बनाने वाला हूँ, उस मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ये मतलब कहाँ पर स्थित है, फॉकलैंड कहाँ पर है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैं मैप इधर बना रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का नहीं, इसी क्वेश्चन का वे यहाँ पर बना रहा हूँ मैप, या ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ, सही रहेगा। तो हम बनाएंगे मैप, ये मैप, और इसके अलावा एक और मैप बनाने वाले हैं इसके नीचे की साइड, ये वाला। तो आपको पता चल गया होगा ये मैप किसका है। और इसके अलावा अब फॉकलैंड कहाँ पर है, तो ये फॉकलैंड है वो भी बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर है ये फॉकलैंड मैप में। और ये मैप किसका है, ये है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है। और ये कौन सा है, ये फॉकलैंड, जो ऑप्शन नंबर आपको 1 दिखाई दे रहा है, फॉकलैंड। इसके अलावा और इसमें क्या है, मतलब यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका मैंने लिख दिया है, दक्षिण अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर ये एक पर्वतमाला है, ये एक पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का क्या नाम है, तो इसका नाम है, ये कौन सी पर्वतमाला है, ये है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। और आपको ये बताना है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है हाईएस्ट माउंटेन, वो कौन सी है, तो माउंट एकांगुआ, एकांगुआ है, एकांगुआ, माउंट एकांगुआ। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सबसे ऊंची चोटी है इस पर्वत श्रेणी की। और इसके अलावा और इसमें क्या है, तो ये मतलब यहाँ से ये जुड़ा हुआ भाग है यहाँ पर, ये तो ये जल संधि है, यहाँ पर कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पर जो जल संधि है उसका नाम है मैग्नस जल संधि, मैग्नस जल संधि है, आपको ये भी ध्यान रखना है, मैग्नस जल संधि। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये फॉकलैंड में, ये जो अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का भाग है, यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा आपको और मैं बता देता हूँ प्रमुख ज्वालामुखी मतलब कौन कौन सी हैं, वो भी। जैसे नंबर 1 पर देखें तो आपको एडना और विषुवत ज्वालामुखी किस दिए, वो मैं यहाँ बता देता हूँ क्योंकि इसमें फिर फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वो जो आगे वाला क्वेश्चन होगा, वो जो इसका जो इसी क्वेश्चन का वो फैक्ट है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे नंबर 1 वो है कौन सी, एक का नाम है ज्वालामुखी है, उसका नाम है एडना, एडना प्लस एक है विसुवियस, ये ज्वालामुखी किस देश के अंदर स्थित है ये भी बताना है। और नंबर 2 पर है, उसका नाम है स्ट्रोम्बोली, ये कहाँ पर स्थित है, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली कहाँ पर स्थित है ये भी ये बताना है। और इसके अलावा और देखिए तो क्रोकोवा ये कहाँ पर स्थित है, नंबर 3 पर क्रोकोवा ये कहाँ पर स्थित है। ये सब ज्वालामुखी के नाम है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा है किलिमंजारो, ये कहाँ पर है, ये माउंट किलिमंजारो कह सकते हैं, माउंट किलिमंजारो कहेंगे, फिर माउंट आ गया तो वो पर्वत हो जाएगा किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर है ये भी आपको बताना है। और इसके अलावा एक और ज्वालामुखी है, उसका नाम है
उसका नाम क्या है, एक और ज्वालामुखी है, उसका नाम है मेयरजी ज्वालामुखी। नंबर 5 पर है मेयरजी ज्वालामुखी। ये प्रमुख विश्व की 5 ज्वालामुखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और लिख देता हूँ, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये ज्वालामुखी है। अब हम देखेंगे कौन सी ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है। जैसे एटना और विश्वविद ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है इटली, इटली में स्थित है। और इसके अलावा स्ट्रोम्बोली ये कहाँ पर है स्थित है, ये भूमध्य सागर में स्थित है, ध्यान रखना। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये कहाँ पर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में स्थित है। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को, ये भी ध्यान रखना है, कुंजी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुंजी, तो ये कहता है जिब्राल्टर जल संधि को, जिब्राल्टर जल संधि है, ये ध्यान रखना। और जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो एक है स्पेन और एक का क्या नाम है, मैंने 2 दिन पहले इस जिब्राल्टर जल संधि के बारे में डिटेल से जानकारी बताई है। तो एक है स्पेन और एक का नाम है वो है मोरक्को। इन दोनों देशों को अलग करती है वो है जिब्राल्टर जल संधि, और ये भी ध्यान रखना है आपको एडवांस फैक्ट के अंदर। और इसके अलावा और देखें तो इसमें आपको जैसे ये है ना स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर, और एक और यहाँ पर लिख देते भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करने वाली नहर कौन सी है, तो उस नहर का नाम है स्वेज नहर, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा क्रोकोतोआ ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर ज्वालामुखी है। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सा स्थित है, माउंट, यहाँ पर स्थित है वो है माउंट रुनाबंग, ये भी ध्यान रखना है, ऐसा ही कुछ नाम है, माउंट रीना, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सिनाबुंग, माउंट सिनाबुंग, सिनाबंग, ये ध्यान रखना, एक ऐसा ही कुछ पर्वत का नाम है। इसके अलावा और देखें तो किलिमंजारो ये कहाँ पर स्थित है, किलिमंजारो ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और तंजानिया देश में स्थित है, तंजानिया। कुछ याद आ रहा होगा, यहीं से करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जंजीबार, जंजीबारा वो भी तंजानिया में ही है, और वहाँ पर आईआईटी मद्रास द्वारा अपना पहला कैंपस खोला गया, ये भी ध्यान रखना एडवांस फैक्ट के अंदर। और इसके अलावा मेयरजी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये देखे तो ये स्थित है इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। और माउंट कोटोपैक्सी ये कहाँ पर स्थित है, तो माउंट कोटोपैक्सी है ये इक्वाडोर में स्थित है, और ये सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया के अंदर। माउंट कोटोपैक्सी ये कहाँ पर है, इक्वाडोर में, इक्वाडोर, और इक्वाडोर में स्थित है, ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी, यह भी ध्यान रखना। तो ये थे प्रमुख क्वेश्चन, और इसके अलावा जो मैंने एडवांस फैक्ट में आपको ये विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी बताई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो फैक्ट है वो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रतिवर्ष, मतलब एवरी ईयर्स, प्रतिवर्ष दक्षिण और दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाएगा। आपको यह बताना है कि प्रतिवर्ष दक्षिण और दक्षिण सहयोग, साउथ एंड साउथ सहयोग, मतलब इसके लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाएगा। ऑप्शन ए है वो है 10 सितंबर को, ऑप्शन बी है वो है 11 सितंबर को, और ऑप्शन बी है वो है 11 सितंबर, ऑप्शन सी है वो है 12 सितंबर, और ऑप्शन डी है वो है 13 सितंबर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सितंबर को। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी जानेंगे, और इसके अलावा ये दिवस का क्वेश्चन है तो प्रमुख दिवस भी देखने वाले हैं, कौन कौन से दिवस हैं वो भी। जैसे सबसे पहले देखें तो ये देखें साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन, साउथ एंड
साउथ को साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का अर्थ होता है सहयोग, कोऑपरेशन। और इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण सहयोग हिंदी में लिख देता हूं एक बार और, दक्षिण दक्षिण और दक्षिण दक्षिण और दक्षिण सहयोग, साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन। और ये समूह किसका है? तो ये समूह है विकासशील देशों का समूह है। विकासशील देश है ना, उनके एक मध्यस्थ सहयोग के लिए एक समूह बनाया गया है। तो ये समूह किसका है? ये है विकासशील देश, विकासशील देशों के समूह। विकासशील देशों के मध्य सहयोग का समूह। और अगर यही सेम आपको शब्द वो मिल जाता, कौन सा? साउथ की जगह नॉर्थ कोऑपरेशन, तो ये किसका होता है? ये होता है विकसित देशों का समूह। ये ध्यान रखना है, ये दो एडवांस फैक्ट है वो भी ध्यान रखना है। और विकसित देशों का समूह यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर आपको ये सेम नाम मिलता और यहाँ पर मिलता नॉर्थ एंड नॉर्थ कोऑपरेशन, तो ये किसका होता है? ये होता है विकसित देशों का, जबकि ये है विकासशील। भारत किसकी कैटेगरी में आता है? भारत इसकी कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना। विकासशील, न कि विकसित देश भारत नहीं है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है भारत। और इसके अलावा यूएनओ ने अब घोषणा की है कि प्रतिवर्ष यूएनओ ने घोषणा की है कि प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाएगा सहयोग दिवस, दक्षिण सहयोग दिवस। तो ये घोषणा कर दी है। और इसके अलावा इसमें और क्या कहा गया है? G20 साउथ संकल्प। तो ये तो इतना ही था क्वेश्चन। अब इसके अलावा अन्य और फैक्ट देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे G20 के बारे में। G20 2 दिन बाद आपको G20 का वीडियो मिलेगा। अभी कुछ सोर्स इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी मिले नहीं है पूरे, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी वीडियो नहीं लाऊंगा तो इतना डिटेल से होगा कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो कम से कम 2 या 3 दिन लग सकते हैं G20 का वीडियो आने में। वीडियो आएगा, फुल डिटेल से जानकारी मिलेगी, एक भी फैक्ट बाहर नहीं जाएगा, और उसमें टाइम जरूर लगेगा बनाने में। G20, तो अब इसका नाम G20 नहीं रहा है, अब इसका नाम हो गया है G21। और इसकी 2023 की अध्यक्षता किसके पास थी? आप सभी को भली बात पता होगा, भारत। और कौन से क्रम की थी? वो थी 18वें क्रम की। ये भी आपको आपको पता होगा। और इसके अलावा 2024 के अंदर इसकी अध्यक्षता किसके पास गई या कौन करेगा? तो वो होगा ब्राजील की राजधानी ब्रुसेल्स। और इसके अलावा ये कौन से क्रम की होगी? ये होगी 19वें क्रम की, ये भी ध्यान रखना है। और G20 के और नया सदस्य कौन जुड़ा? नया सदस्य, तो वो नए सदस्य हैं, उनका नाम है EU या AU होगा, अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन या अफ्रीकन संघ लिखेंगे, अफ्रीकन संघ, जिसकी प्रमुख कौन है? उर्वशी वर्सुला, ये ध्यान रखना है, वो उनकी प्रमुख है। और ये नया सदस्य जुड़ा है G20 के अंदर। और इसके अलावा हाल ही में अब अन्य और दिवस देखने वाले हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि अन्य दिवस भी, जैसे आपको 7 सितंबर को कुछ याद आ रहा होगा, कुछ मैंने यहाँ पर इसी बोर्ड पर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, 7 सितंबर वाला। 7 सितंबर, तो कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस या इंटरनेशनल पुलिस कहेंगे या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को। क्यों मनाया गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग या इंटरनेशनल पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई 1923 के अंदर, और 2023 के अंदर इसके हो गए पूरे कितने? 100 साल, 100वीं वर्षगांठ पर ये मनाया गया। और इसका
मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वो है लियोन, फ्रांस के अंदर। लियोन फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग का या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का या इंटरनेशनल पुलिस कह सकते हैं। आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की। और इसके अलावा और देखें तो वो है कौन सा, एक ये आपको बता दो 26 और एक देखें 23 जनवरी, ये प्रमुख तारीख लिख रहा हूँ मैं। और इसके अलावा 16 जनवरी, 2 फरवरी, और लिखता हूँ मैं इधर 2 फरवरी आ गया, 14 फरवरी, 10 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 4 नवंबर। ये प्रमुख दिवस है। आप अपने कॉपी में लिख के और फिर मैं इधर वापस लिखूंगा तो आपको कितने सही होंगे वो भी बताना। तो सबसे पहले देखते हैं 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस। और ध्यान रखना ये हाल ही में नवीनतम है तो इसलिए ये मैंने लिखा। और 26 जनवरी को कौन सा पराक्रम दिवस? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर जन्मदिन था, जन्मदिन पर। तो ये था कौन सा? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे यह दिवस। 2 फरवरी विश्व कौन सा? आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस। 14 फरवरी कौन सा दिवस? ये इधर कर दे, 14 सितंबर है, सितंबर करते हैं तो ये सही रहेगा, सितंबर। तो कौन सा हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस? ध्यान रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि आज ही के दिन मनाया जा रहा है, नेशनल हिंदी डे। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ये भी ध्यान रखना है आपको। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस। 4 नवंबर को नौसेना दिवस। नौसेना दिवस। तो ये थे प्रमुख दिवस और इसके साथ ये थे वो क्वेश्चन और इसकी डिटेल से जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए है वो है सर्बिया, ऑप्शन बी है वो है जर्मनी, ऑप्शन सी है वो है फिलीपींस और ऑप्शन डी है वो है USA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानकारी जानते हैं और क्या क्या है और ये किससे संबंधित है, कब, ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं FIBA। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये बास्केटबॉल का है, ध्यान रखना, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, कौन से क्रम का है, ये सब जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर इसका क्रम, कौन से क्रम का है और आयोजन स्थल कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये क्रम देखें तो ये कौन से क्रम का है, ये है 19वें क्रम का, ध्यान रखना 19वें क्रम का है। और इसके अलावा आयोजन स्थल कहाँ पर है, ये है मनीला, फिलीपींस, मनीला, ध्यान रखना।
और ये कहाँ पर है, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा और इसमें क्या है, विजेता टीम और उपविजेता टीम, इसमें क्या पूछा है, विजेता टीम, अच्छा विजेता सर्बिया नहीं है, ध्यान रखना, विजेता है इसकी जर्मनी, जबकि सर्बिया है उप विजेता। यहाँ पर लिख देता हूँ विजेता और उप विजेता। तो इसकी विजेता है ये है जर्मनी, जबकि उप विजेता है वो है सर्बिया। सर्बिया उप विजेता है, ध्यान रखना, विजेता नहीं है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसके मतलब इसमें जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन सा था, मूल्यवान खिलाड़ी, मूल्यवान खिलाड़ी, तो इसमें मूल्यवान खिलाड़ी का क्या नाम है, वो है डेनिस श्रोद, डेनिस श्रोद नाम है इसका, कुछ खिलाड़ी का, डेनिस लिख देता हूँ, मैं इतना ही लिखता हूँ डेनिस। और ये जर्मनी टीम का है, ध्यान रखना ये भी। और तो ये तो था इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब हम जानेंगे अन्य जानकारी, वो भी एक बार वापस बता देता हूँ, फिर इधर लिखेंगे जो भी अन्य फैक्ट है वो। जैसे बास्केटबॉल संबंधित ये वर्ल्ड कप है, ध्यान रखना इसकी ये फुल फॉर्म यही होती है। और इसमें क्या कहा गया, कौन से क्रम का है, 19वें क्रम का है। आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया कहाँ पर, मनीला फिलीपींस के अंदर। विजेता जर्मनी, उप विजेता सर्बिया, और मूल्यवान खिलाड़ी डेनिस, किस टीम का है, जर्मनी का। ये 5 बातें आपको याद रखनी है सिर्फ इस टूर्नामेंट से संबंधित, अन्य कोई फैक्ट याद नहीं रखना है आपको। अब देखेंगे सर्बिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, सर्बिया की राजधानी क्या है। तो सर्बिया, और सर्बिया की राजधानी किस नदी के किनारे है वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सर्बिया के बारे में। तो सर्बिया, इसकी राजधानी, नदी, और नदी हो गई, राजधानी हो, ये दो ही। मुद्रा आपको सभी को कमेंट में बताना है, मुद्रा क्या है ये आपको सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है। तो राजधानी है बेलग्रेड, बेलग्रेड। नदी कौन सी है, तो ये नदी है वो है डेन्यूब नदी, जिसे ग्रीन रिवर भी कहते हैं, डेन्यूब, डेन्यूब नदी, डेन्यूब, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवर, ये भी ध्यान रखना है। और मुद्रा ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स ये लिखनी है मुद्रा आपको। और देखें तो यहाँ पर मतलब संगठित पहल शिखर सम्मेलन, तो ये भी इधर ही गुट निरपेक्ष कहते हैं जिसे। और इसके बारे में अन्य जानते हैं, संगठन कौन सा है, संगठन पहल शिखर सम्मेलन, संगठन पहल शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, ये भी ध्यान रखना है। ये भी कहाँ पर हुआ, ये किससे संबंधित है, तो ये है NAM, NAM, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, NAM, इसे गुट निरपेक्ष कहते हैं, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई, इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है, जैसे मान लो दो देश का नाम लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ भारत किस तरफ था जब आज़ाद हुआ तब, अब तो मुझे पता नहीं है तब। जैसे USA और रूस, ये दो महान शक्ति थी कब, 1900, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, तब ये दो महान शक्तियाँ थी। अब भारत को डिसाइड करना था कि अमेरिका की तरफ जाए या रूस की तरफ जाए। अगर अमेरिका की तरफ जाए तो रूस नाराज हो जाएगा, और अगर रूस की तरफ जाए तो अमेरिका नाराज होगा। तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई यहाँ पर, ये अपनाई थी गुट निरपेक्ष की। भारत ने क्या कहा, हम शांति की तरफ है, न तो आपकी तरफ है ना आपकी तरफ है, हम चाहते हैं शांति, और शांति। और इसी के साथ मतलब संगठन का एक गठन का मतलब एक गठन बना, जिसका नाम क्या था, या संगठन कह सकते हैं गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष। तो इसका ये मतलब इसे बनाया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना 1961 के अंदर, ध्यान रखना। और ये भारत की पहल है, ये ध्यान रखना स्पेशल। और इसमें देखें तो आपको जर्मनी, अब थोड़ा सा जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है,
तो जर्मनी की राजधानी का नाम है वो है बर्लिन। तो मैं ये वापस मिटा देता हूँ, आपको बता दिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, जिसे ग्रीन रिवर भी कहते हैं। ये कमेंट बॉक्स में बताना है मुद्रा इसकी क्या है। और ये गुरुनिरपेक्ष कह दिया, NAM नेम। और गुरुनिरपेक्ष ये जब मैंने आपको समझा दिया आज़ाद हुआ तब की बात है ये। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं जर्मनी के बारे में भी, फिर थोड़ा सा फिलीपींस के बारे में भी, और USA के बारे में तो मैं 1-2 दिन बाद ऐसे बताता रहता हूँ, 1-2 या 3 दिन के बाद आ जाता है क्वेश्चन तो बता देता हूँ। ये जर्मनी या सर्बिया ये पहली बार आए हैं, तो इसका जर्मनी मैंने पहली बार 1-2 बार बताया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी के क्या नाम है? बर्लिन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और आपको याद रखना है कि जर्मनी के संविधान को क्या कहते हैं? संविधान। जैसे भारत के संविधान को भारत का संविधान कहते हैं, तो जर्मनी के संविधान को कहते हैं कौन सा? मतलब वाइमर संविधान कहते हैं इसे, वाइमर संविधान। ये जर्मनी के संविधान को कहते हैं। और इसके अलावा और देखें तो मतलब जर्मनी से भारत ने क्या क्या ग्रहण किया है? भारत ने क्या ग्रहण किया? तो यहाँ से भारत की कौन सी व्यवस्था ली गई है ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से लिया गया आपातकाल के अंदर फंडामेंटल राइट प्रभाव पड़ेगा या नहीं। अगर आपातकाल लगा हो तो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कह सकते हैं, का प्रभाव। मतलब ये कहा गया है कि अगर आपातकाल लगा हो देश में तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनसे संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं, ये सब जर्मनी के संविधान से ली गई है, जिसका नाम है वाइमर संविधान। वाइमर संविधान ये भी ध्यान रखना आपको। और देखें तो यहाँ पर और एक नाम है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मैंने आपको बताई है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और देखें तो हाल ही में एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसे किसे दिया गया? उनका नाम था डॉक्टर रवि किन्नर को दिया गया। और ये कहाँ पर दिया जाता है? ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा आपको ये बताना है कि मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? मनीला में किसका हेडक्वार्टर है, आपको ये बताना है। मनीला फिलीपींस में किसका हेडक्वार्टर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको बताना है। अब थोड़े से और देख लेते हैं। अंडर-19 क्रिकेट T20 अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ था। ये अंडर-19 महिला T20 विश्व कप कह सकते हैं या वर्ल्ड कप कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका जो विजेता कौन सी देश है, तो सबसे पहले देख लेते आयोजन कहां पर हुआ था। साउथ अफ्रीका के अंदर आयोजित हुआ था। साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजित हुआ था। विजेता तो भारत, उपविजेता कौन बनी थी? इंग्लैंड बनी थी, ध्यान रखना, इंग्लैंड। उपविजेता इंग्लैंड थी। और इसमें देखे तो मतलब हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, आपको पता होगा, भारत के अंदर ही हॉकी वर्ल्ड कप कौन से नंबर का था? ये कौन से नंबर का हॉकी वर्ल्ड कप था? तो ये था 15वां। आयोजन स्थल तो राउरकेला उड़ीसा, यहाँ पर हुआ था, भुवनेश्वर और उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा। और यहाँ पर देखे विजेता टीम कौन सी थी? तो विजेता थी क्या? विजेता टीम थी जर्मनी, जबकि फ्रांस थी इसकी। उड़ीसा के अंदर ये आयोजित हुआ राउरकेला, ध्यान रखना। और इसकी विजेता थी तो कौन सी? जर्मनी। और किसे हराया था? फ्रांस। ये मुझे डाउट लग रहा है, ये मुझे कंफर्म याद नहीं है जर्मनी थी या कोई और देश। क्यों मुझे स्पेन आ रहा है याद, ये जर्मनी वाला मुझे, ये छोड़ देते एक बार, मुझे पता नहीं।
गलत मैं नहीं बताऊंगा, जो पता होगा वो भी मैं फैक्ट बताऊंगा, अन्य फैक्ट नहीं बताऊंगा। तब ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। तो आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी जिसका नाम क्या है, किम कुन ओके, किम कुन ओके लॉन्च की गई है। तो हाल ही में किसके द्वारा किम कुन ओके लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया द्वारा हाल ही में किम कुन ओके लॉन्च की गई है, जो कि क्या है, एक सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी है, ये भी ध्यान रखना। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि क्या क्या है ये मतलब पनडुब्बी, और इसके अलावा जो अन्य हैं वो भी फैक्ट देख लेंगे। जैसे किम कुन ओके, ये इसका नाम है, और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये मतलब साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया ध्यान रखना, नॉर्थ कोरिया द्वारा ये मतलब लॉन्च की गई है। और इसके अलावा कमांडर किसके नाम पर ये रखी गई है, किम उन ओके, तो ये है कोई कमांडर यूरोप के नाम पर, कमांडर जिसका क्या नाम है, यूरोप, क्या नाम है, यूरोप के नाम पर, हीरो के नाम पर रखी गई है। कोई कमांडर होगा उसके नाम पर, ध्यान नहीं देना इतना। और इसके अलावा मतलब इसका क्या काम है कि ये मतलब अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, किसको डराना चाहता है, तो ये अमेरिका को डराना चाहता है, यही है। और ज़्यादा इसको याद नहीं रखना है क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बिल्कुल इतना ही ध्यान रखना है कि हाल ही में किसके द्वारा, अगर करंट में कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा, वरना ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको सभी को प्रोजेक्ट एक तो बताऊंगा प्रोजेक्ट 75, एक बताऊंगा प्रोजेक्ट 17, तो वो भी जिसके द्वारा वो प्रमुख 6 पनडुब्बियां थी वो कौन कौन सी थी वो भी बताने वाला हूँ। जैसे सब पहले स्वदेशी परमाणु भारत की है, ये भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, तो इसका क्या नाम है, वो है INS अरिहंत। INS अरिहंत है, ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, ध्यान रखना। और इसमें देखें तो ये मतलब आपको 3 में नाम लिखा देता हूँ, ये किस देश के एक साथ बता देता हूँ। जैसे खैरम, एक खैरम है, एक है फतेह और एक है खुमसैर, एक है फतेह, एक है खुमसैर। ये 3 किन देश की है, ये तीनों ही मिसाइल है या पनडुब्बी, तो ये है मिसाइल है, ध्यान रखना। और ये मिसाइल किस देश की है, मिसाइल है, तो ये स्थित है, ये है मतलब ईरान की है, ये भी ध्यान रखना आपको। और अन्य में देखें तो खैबर मिसाइल किस देश की है, तो ये खैबर ध्यान रखना अलग है, जबकि ये खैरम या खैबर एक ही है, ध्यान रखना, ईरान की है। फतेह प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 मतलब बनाए गए, कौन से, INS 6 बनाए गए थे, कौन कौन से, मैं क्रम से आपको बताने वाला हूँ। जैसे प्रोजेक्ट 5 पनडुब्बियां बनाई गई थी प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत 5 पनडुब्बियां, 5 पनडुब्बी बनाई गई थी, कौन कौन सी बनाई गई थी वो भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे नंबर 1 कौन सी थी, तो वो थी नंबर 1 पर कौन सी थी, तो वो थी कलवरी नंबर 1 पर है कलवरी, INS कलवरी या पनडुब्बी है वो। नंबर 2 पर कौन सी है, तो वो है कलवरी खांडेरी।
नंबर 3 पर कौन सी है? तो नंबर 3 पर है वो है करंज। नंबर 4 पर कौन सी है? तो नंबर 4 पर है वो है आपकी वेला। तो नंबर 4 पर है वो है वेला। नंबर 5 पर कौन सी है? वो है आपकी वागीर। और नंबर 6 पर है वो है वाक्षी। तो ये 6 भारत की पनडुब्बी है जिसे किस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया गया, वो था प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 75। और ये सभी का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है मझगांव, मझगांव डॉक शिप, मझगांव शॉप बिल्डर्स, ये ध्यान रखना है, ऐसा है, मझगांव में हो रहा है इसका सभी का निर्माण, ये भी ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा INS अर्नाला के बारे में जान लेते हैं। INS अर्नाला, आपने जरूर नाम सुना होगा INS अर्नाला का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत की कौन सी एंटी सबमरीन शिप है और इसे चेन्नई में लॉन्च किया गया। एंटी सबमरीन, एंटी सबमरीन शिप है, ये भी ध्यान रखना भारत की, और इसे चेन्नई से लॉन्च किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें देखें तो वो है प्रबल। क्या है ये प्रबल? भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रबल, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था कानपुर से, ये भी ध्यान रखना प्रबल। तो ये क्या है? लॉन्ग रेंज गन, लॉन्ग रेंज GUN गन, मतलब ये ऐसी बंदूक है जो लंबी दूरी की बंदूक है। और ये इसे निर्माण कहाँ पर हुआ था? ये मैंने आपको बताया था कानपुर में, कानपुर में इसका निर्माण हुआ था। और ये इसकी मतलब लंबाई कितनी है, कितनी मतलब ये जा सकती है, तो ये आपको बताना है। और इसके अलावा ये और देखे INS महेंद्रगिरी, INS महेंद्रगिरी, INS महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। तो INS महेंद्रगिरी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो INS महेंद्रगिरी है, ये है मतलब प्रोजेक्ट 70 मतलब 17A के तहत निर्माण किया गया था। मैंने बोला था ना 75, एक 75 और एक 2 है ये प्रोजेक्ट के तहत निर्माण, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व प्लस विश्व का स्टैटिक सामान्य ज्ञान, भारत प्लस भारत का स्टैटिक सामान्य ज्ञान कवर कराने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब हम देखने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर प्लस राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन जो होगा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। और इसके साथ क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान स्टैटिक सामान्य ज्ञान से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी बात करने वाले हैं। तो आज का 5वां क्वेश्चन वो है आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। आपको ये बताना है कि आई स्टार्ट एक इनोवेशन है, स्कूल हब है, तो अब इसकी स्थापना किस जिले में की जाएगी। ऑप्शन ए है वो है बीकानेर, ऑप्शन बी है वो है जयपुर, ऑप्शन सी है वो है उदयपुर, और ऑप्शन डी है वो है जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बीकानेर। बीकानेर में आई स्टार्ट स्कूल हब की स्थापना की जाएगी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो क्या है इसके बारे में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं बजट 2023-24 की, क्योंकि ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बजट था युवा और उससे संबंधित, रोजगार से संबंधित था, युवाओं के रोजगार से संबंधित था। बजट 2023-24, 23/24, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर ये कौन सा आई स्टार्ट कार्यक्रम मतलब ये स्टार्ट किया गया। और ये मतलब लॉन्च पैड, आई स्टार्ट लॉन्च पैड, ये भी ध्यान रखना है आपको, आई स्टार्ट लॉन्च पैड। और ये कहाँ पर, मतलब ये प्रत्येक जिले में मतलब
तब जिले कितने थे? तब थे 33। तो 33 इंटू 2, मतलब प्रत्येक जिले में ये 2 स्थापित किए जाएंगे, ये घोषणा की थी बजट में। और कुल कितने थे? तो 66 थे, क्योंकि तब जिले थे 33 ही, अब हो गए हैं 50। तो अब की बात नहीं कर रहे हैं, ये बजट 2022-23 की, मतलब 23-24 की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये इतने जिलों में ये लॉन्च करने की, प्रत्येक, इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक जिले में 2, प्रत्येक प्रत्येक जिले में 2, ये भी ध्यान रखना है। और ये 2 कौन कौन से होंगे, ये भी ध्यान रखना है। एक होगा स्कूल स्तर पर, जबकि एक होगा कॉलेज स्तर पर। एक होगा स्कूल स्तर पर और एक होगा कॉलेज स्तर पर, इसलिए ये प्रत्येक जिले में 2 रखे गए थे। और इसके अलावा और देख लेते हैं आरकेट, ये क्वेश्चन इतना ही था, बता दिया। अब एक है आरकेट। आरकेट, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? तो आर का मतलब होता है राजीव गांधी, राजीव गांधी। सी का अर्थ क्या होता है? ये होता है सेंटर, राजीव गांधी सेंटर ऑफ, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये आर्केड की फुल फॉर्म होती है। और ये वाला आर्केड कहाँ पर खोला जाएगा, ये भी आप ध्यान रखना। आर्केड कहाँ पर? एक जिले में खोले जाएंगे संभाग स्तर पर। तो सबसे पहले तो मतलब 2 संभागों में तो ये आर्केड हैं, मतलब कौन कौन से? एक है जयपुर और जोधपुर, जयपुर प्लस जोधपुर, यहाँ पर तो ये आर्केड खोले हुए। और ये तो पहले ही थे, बजट से पहले ही, पर 5 संभाग और थे ना उस टाइम, तो टोटल 7 संभाग थे, अब हो गए 10। अब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 5 संभागों में खोले जाएंगे, ये उस टाइम बजट में घोषणा की गई थी। 5 स्थानों का निर्माण किया जाएगा संभाग स्तर पर, ये भी। और बीकानेर में ये आई स्टार्ट कहाँ पर खोला जाएगा? ये बीकानेर में, तो ये होगा श्री, मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ये यहाँ पर खोला जाएगा, जो ये है ना आई स्टार। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, और वीसी मनोज दीक्षित, इधर लिख देता हूँ, इधर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। इसी विश्वविद्यालय के अंदर ये खोला जाएगा, कौन सा? आई स्टार, ये भी ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 2003 के अंदर, 2003। और इसके वीसी कौन है वर्तमान में? तो वो है मनोज दीक्षित, मनोज दीक्षित वीसी है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें देखें तो बीकानेर के और क्या प्रसिद्ध हैं? तो एक है उस्ता कला, जिसको जीआई टैग मिला है, उस्ता कला, इसको क्या मिला है? जीआई टैग, उस्ता कला को जीआई टैग मिला है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और यहाँ का क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर के भुजिया प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। और उस्ता कला के अंदर ही शौकत अली खान को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, शौकत उस्ता को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना। शौकत उस्ता, शौकत उस्ता क्या मिला है? राष्ट्रपति अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें मैंने आपको बताया है कि मतलब पहले यहाँ पर और क्या, आईजी रेंज भी स्थापित की गई है। आईजी रेंज, पहला ऑनलाइन आईजी रेंज, पहला ऑनलाइन, पहला ऑनलाइन आईजी रेंज,
ये भी ध्यान रखना बीकानेर के अंदर। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी, और इसके जो थोड़े कुछ एडवांस फैक्ट है वो भी बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। आज का 6वां क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी जो कहाँ पर स्थित है, श्रीगंगानगर में स्थित है, का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए वो कुमार पाल गौतम, ऑप्शन बी है आलोक राज, ऑप्शन सी है मनिंदर सिंह बग्गा, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजीव अरोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मनिंदर सिंह बग्गा। मनिंदर सिंह बग्गा को हाल ही में राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी जो कहाँ पर स्थित है, श्रीगंगानगर, यहाँ पर इनका मतलब बनाया गया प्रमुख, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी। जो कहाँ पर है, श्रीगंगानगर के अंदर। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी आपको मार्च 2006 के अंदर। मार्च 2006 के अंदर स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष तो आपको मैंने बता दिया मनिंदर सिंह बग्गा को बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके अलावा एक ऑप्शन है वो है कुमार पाल गौतम। ये कौन है? तो कुमार पाल गौतम को हाल ही में RHB, इसकी क्या फुल फॉर्म है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मतलब क्या बनाए गए थे? चेयरमैन। RHB चेयरमैन। और RHB फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। और इनके द्वारा ही वो प्रमुख मतलब ऐप भी लॉन्च किए गए थे हाउसिंग बोर्ड से संबंधित। एक है आलोक राज। आलोक राज कौन है? तो आलोक राज को किसका अध्यक्ष हाल ही में चुना गया? तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और ये आलोक राज कौन है? तो आर्मी रिटायर्ड अधिकारी है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के क्या बनाए गए थे? अधिकारी। और ये एक मतलब कौन है? ये होते रिटायर्ड जनरल अधिकारी है सेना से, और इनका संबंध है वो है भरतपुर से। इसके अलावा आपको ऑप्शन दिख रहा है डी, जिसमें है डॉक्टर राजीव अरोड़ा। डॉक्टर राजीव अरोड़ा कौन है? तो ये राजसिको के चेयरमैन है। राजसिको के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव अरोड़ा, ध्यान रखना। और राजसिको की स्थापना कब हुई थी? तो राजसिको की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 के अंदर। और इसका क्या कार्य है कि लघु एवं मध्यम उद्योग, मतलब लघु एवं हस्तशिल्प जो भी उद्योग है उसको बढ़ावा देना। लघु एवं हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा। तो ये थे 2 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित और 4 क्वेश्चन भारत और विश्व करंट अफेयर से संबंधित। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मुझे बता देना। अगर कोई भी वीडियो में मतलब आपको कुछ समस्या है, अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो वो जरूर लिखे, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते एक लाइक जरूर करना।